साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2024 का MPPSC का जो प्री हुआ था उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर PYQ पेपर होता है वो आपके एक रूट बोर्ड की तरह होता है, यानी कि आपको रास्ता बताने वाला बोर्ड होता है। जब आप कहीं सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे कि सफ़र में रोड पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई आपको इंदौर जाना है तो आपको दाएं मुड़ना है, आपको भोपाल जाना है तो आपको बाएं मुड़ना है। तो ये बोर्ड क्यों लगाए जाते हैं? जिससे आपकी जो दिशा है भ्रमित ना हो, आप सही दिशा में जाएं। तो इसी तरीके से जो आपका प्रीवियस ईयर PYQ पेपर होता है वो आपके दिशा का निर्धारण करता है। ये बताता है कि आपको किस दिशा में पढ़ाई करनी है, और हमें हमारी दिशा निर्धारित करने के लिए 2024 का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है मनुष्य में गुण सूत्र। ये हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए आप लोग देखेंगे। एक चीज़ और, जब आप ये विश्लेषण देख रहे हैं तो अपने पास आप क्या रखें, अपने MPPSC का सिलेबस रखें। सिलेबस रखेंगे तो हम जब बताएंगे आपको कि यहाँ से प्रश्न आया तो आप तुरंत चेक कर पाएंगे कि कहाँ सही बोल रहे हैं सर कि नहीं। तो ये प्रश्न है कि 21 ट्राइसोमी जो है तो किस गुण सूत्र संख्या 21 की ट्राइसेमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है, यानी कि इसके कारण कौन सा जो है तो विकार होता है। अब ये प्रश्न कहाँ से आया है? ये प्रश्न आपके यूनिट नंबर 7 के जो आपका अनुवांशिक रोग वाला टॉपिक है, आपका जो अनुवांशिक रोग जो है वहाँ से ये प्रश्न जो है तो आया है। आप परीक्षा धाम का परीक्षा धाम का जब आप यूनिट 7 पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला प्रश्न जो है आपको सीधा सीधा जो है तो अनुवांशिक रोग में आपको ये मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको कि टॉपिक वाइज जो है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। इसके बाद इसमें हम दूसरा प्रश्न अगर देखें, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम पहला जैसा देख लिया तो हम 4th नंबर देखते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा मुझे फिर से ऊपर नीचे आना पड़ेगा। तो हम 4th नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, 2017 में इसरो किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब ये प्रश्न आपका कहाँ से है? तो ये प्रश्न भी आपके यूनिट नंबर 7 से है, और जहाँ पे उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है उस टॉपिक से ये प्रश्न जो है तो आया है। तो जब उपग्रह लिखा हुआ है तो आपको पिछले काफ़ी माने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जो बड़े उपग्रह लॉन्च हुए हैं उनको याद रखना। देखिए ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया, क्योंकि 104 सैटेलाइट जो है इंडिया ने पहली बार एक साथ क्या किया था, लॉन्च किया था। इसके पहले 104 सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर पाया था इंडिया, इसलिए जो है तो इसमें ये प्रश्न आया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप टॉपिक पढ़ें तो उस पर ये भी ध्यान दें कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ पहली बार तो नहीं हो रहा है, कुछ अलग तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ पहली बार हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, तो वहाँ से MPPSC प्रश्न जरूर पूछता है। अन्यथा ये प्रश्न किसी भी कारण से बहुत प्रासंगिक नहीं है। बस प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि 104 सैटेलाइट जो है तो पहली बार जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किससे लॉन्च किए गए थे, कौन सा वहाँ पे जो है तो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर यूज किया गया था। तो ये प्रश्न आपके कहाँ से आया है? यूनिट 7 के उपग्रहों वाले भाग से आया है। तो हमने 2 प्रश्न देखे, दोनों प्रश्न जो है तो आपके टॉपिक को टच कर रहे हैं और बहुत सतही प्रश्न है, ये कोई ऊपरी प्रश्न नहीं है। बशर्ते आपको 4th नंबर का जो प्रश्न है ये सैटेलाइट वाला, यहाँ पे ये ध्यान देना था कि ये पहली बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। तो जब आप टॉपिक पढ़ें तो कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ पहली बार हो रही तो उसको जरूर आप नोटिफाई करें। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरे और 5वें प्रश्न को एक साथ देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखें तो लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। विकल्पों में से कौन से 7 प्राथमिक लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं? ठीक, कौन से नहीं आते हैं ये हमें देखना है। अब ये प्रश्न क्या है, अब ऐसे प्रश्नों पे बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना डीप प्रश्न हमसे कैसे बनेगा। अरे भाई जो डीप है उसको आप छोड़ो ना, आप सरल प्रश्न तो पहले पढ़ो। तो क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो यूनिट नंबर 7 है वहाँ पे स्वास्थ्य नीति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्वास्थ्य नीति। तो जब आप स्वास्थ्य नीति 2017 में, जो लास्ट हमारी स्वास्थ्य नीति है 2017,
जब आप उसको पढ़ते तो उसके जो 7 प्राथमिक लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं वो आप पढ़ते, वहां पे आप इन प्रश्नों को टैकल कर पाते, क्योंकि आपको उसको याद होता। आपने स्वास्थ्य नीति को क्या किया होगा कि भाई ये स्वास्थ्य नीति 2017 में बनाई गई, इसके अंतर्गत ये होता है, प्राथमिकताएं आपने पढ़ी होगी, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं। इसलिए जब आप स्वास्थ्य नीति पढ़ें तो जितनी भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य नीति आई हैं उन सभी के लक्ष्य क्या हैं, वो कार्य क्या करेंगी। जैसे हर स्वास्थ्य नीति का कुछ लक्ष्य बनाया जाता है, तो 2017 में जब स्वास्थ्य नीति आई उसमें 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। तो क्या करना है, 7 प्राथमिकताओं में से इसमें से कौन सी शामिल नहीं, ये बताना था आपको। तो ये जो स्वास्थ्य नीति आपका टॉपिक है वहां से प्रश्न आया है। चलिए मान लेता हूं मैं कुछ लोगों से ये प्रश्न बहुत डीप करा होगा तो ना बना होगा, तो ठीक है इसको मान लेते नहीं बना। अब देखिए ये प्रश्न आपका कहां से है, ये प्रश्न आपके पर्यावरण यूनिट नंबर 7 से ही है, यूनिट नंबर 7 से है। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है, ये बहुत बेसिक प्रश्न है, 8 या 6 क्लास के पर्यावरण में जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये प्रश्न था, तो यानी कि ये बहुत सिंपल प्रश्न है। अब सिंपल प्रश्न में कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सही प्रश्न लगा के आना है। तो यहाँ पे हमने 5 प्रश्न देखे, 1 2 3 4 5 प्रश्नों में पांचों जो है तो आपको साइंस और जो आपका पर्यावरण स्वास्थ्य है वहां से प्रश्न आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर के प्रश्न में क्या है, ग्रीवा कशेरुका, यानी कि आपका जो ग्रीवा कशेरुका को इंग्लिश में कहें तो आपकी जो बैकबोन होती है उसमें 5 अलग अलग भाग में CTLSC बोलते हैं उसको, CTLSC 5 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। और हर भाग में जो 33 उसके अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उसमें से हर किसी में 12 होते हैं, किसी में 7 बोन्स होते हैं, किसी में 30 माने 5 बोन होते हैं। इस तरीके के कई सारे बोन जो होते हैं उसमें होते हैं, उससे मिलकर के हमारा कशेरुका बनता है। तो वही वो पूछ रहा है कि ग्रीवा कशेरुका, उसके अंदर एक ग्रीवा कशेरुका जो होती है उसमें मनुष्य के ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी है, ये प्रश्न है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आपका जो प्रश्न है नंबर 3 का हम देखेंगे। नंबर 3 प्रश्न है यहाँ पे, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथेराइज्म नामक रोग हो जाता है। तो आप जानते हैं खेसारी दाल, बहुत लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो ये प्रश्न भी आपके कहाँ से है, विज्ञान से है और वो बीमारियों से है प्रश्न। तो इस तरीके के जो है तो प्रश्न आपके यहाँ से मिले। इसके अलावा देखिए 7वां प्रश्न अगर हम देखते हैं तो मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले हमने किया था हमारा लॉन्च मतलब फेल हो गया था, फिर हमने सफलतापूर्वक पहली बार कब लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज को पूछा है, ठीक, कि कब पहली बार सफलतापूर्वक। तो यानी कि 7 प्रश्न जो है तो हमने यहाँ पे साइंस एंड टेक के ऊपरी सतही जो है प्रश्न हमने देखे। एक प्रश्न को छोड़ देकर हम ये दूसरा जो प्रश्न है आपका स्वास्थ्य नीति, इसको छोड़ करके सभी प्रश्न जो है तो हम इसको बहुत सतही प्रश्न मान सकते हैं। ये 6 वाला जो प्रश्न है इसने हिंदी में लिखा है ग्रीवा कशेरुका, इसको आप अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा इन अ ह्यूमन बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कशेरुका होती है बैकबोन, उसमें 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, CTLSC। इसमें से सर्वाइकल वर्टेब्रा में कितने उसमें बोन्स होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो आप अगर इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते तो शायद आपसे प्रश्न बन जाता। तो कई बार हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश के प्रश्न भी देखने हैं। तो यहाँ पे हमने 7 प्रश्न अभी तक देखे, 7 प्रश्न हमें जो है तो साइंस, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से देखने को मिला है। और सभी प्रश्न जो है तो सिर्फ टॉपिक को टच कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उसको पूरी गहराई से पढ़ना है। और जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो आप YouTube पे उसी टॉपिक को सर्च करके पढ़िए, हो सकता है कोई बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, या फिर आप उसी टॉपिक को क्या करें, आप नेट पे सर्च करके पढ़ लें जब आपको लगे कि बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है। जैसे स्वास्थ्य नीति है, अब स्वास्थ्य नीति से अगली बार प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन अगली बार प्रश्न जो है तो आपके संक्रामक रोग से आ सकता है, स्वास्थ्य सूचकांक से प्रश्न आ सकता है। तो हमें क्या करना है, स्वास्थ्य सूचकांक को पढ़ना है। जैसे मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, तो हर बार वो NFS 5 वो आता ना सर्वेक्षण, उसको पढ़ना है, वहां से प्रश्न आ सकता है आपको। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। और 8वां प्रश्न हमारा क्या है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया। अब ये कितना सरल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है कि जल निवारण के लिए पहली बार कब उन्होंने किया। तो ये प्रश्न आपके पर्यावरण
प्रदूषण से है, यानी कि 8वां प्रश्न भी आपका जो है तो 7 यूनिट से आया है, पर्यावरण प्रदूषण से है। जब आप पढ़ते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण के लिए कब, इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए कब अधिनियम आया, जल के लिए कब आया, वायु कब के लिए, ध्वनि नियंत्रण के लिए कब आया, तो उसी में से एक है आपका जल प्रदूषण। तो यानी कि प्रदूषण वाले टॉपिक से ये प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद 11वां प्रश्न जो है ये टफ प्रश्न है, हालांकि टफ जो मेंस पढ़ा होगा उसके लिए बहुत नहीं है, पर प्री वालों के लिए थोड़ा जो है तो ये टफ प्रश्न हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्षों की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की व्यापकता पर घोषणा की। अब यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में काफी लंबे समय तक अलग अलग केसेस रहे, जिसमें ये सिद्ध करना था कि मौलिक अधिकार उच्च हैं, सर्वोच्च हैं कि नीति निर्देशक सर्वोच्च हैं। इसके लिए जो है तो ये प्रश्न आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तो दोनों से टॉपिक से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। कुछ लोगों को जो है तो ये प्रश्न शायद नहीं बना होगा, क्योंकि ये प्री के तुलना में मेंस को ज्यादा टच करता है। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। 9th प्रश्न में अब हम यहाँ पे किस में आ चुके हैं, 11वां प्रश्न जो है तो आपको किससे पूछा गया है, ये प्रश्न आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से पूछा गया है, लेकिन इधर 9th नंबर का जो प्रश्न है अभी आपका किससे चल रहा है, साइंस वाले पार्ट से। तो एसडीजी इंडिया 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। अब ये क्या है कि SDG 1, SDG 2 और SDG 9 में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई, जैसे कि किसी में गरीबी है, किसी में भूखमरी को रखा गया, किसी में नवाचार बुनियादी ढांचा, किसी में कौन से रखें। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि SDG में 1 में किस कैटेगरी को डाला गया है, SDG 2 में, SDG 9 में। ये कहाँ से आया है, सतत विकास लक्ष्य से। ये प्रश्न सतत विकास लक्ष्य से आया है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो है तो 9 प्रश्न देखे साइंस और टेक के। एक प्रश्न और देख लेते हैं साइंस और टेक का। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। ये रहा आपका 10वां प्रश्न, और ये क्या है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न आपका पारिस्थितिकी तंत्र से है। ये कई बार लोगों को कंफ्यूज किया होगा उपभोक्ता और जैविक घटक में, हालांकि MPPSC ने इसके शायद दोनों उत्तर माने थे। तो इस तरीके से जो है तो आपको यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न देखने को मिला है। तो आप क्या समझे इस 10 प्रश्नों के जो हमने विश्लेषण किया, कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आपको टॉपिक से ही प्रश्न आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, टॉपिक से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपको जब भी पढ़ना है तो डीप में पढ़ना है और उसके हर डायमेंशन को कवर करना है, तभी जाकर के आप प्रश्न सही कर पाएंगे। और 1, 2, 4, 5, 10 प्रश्न ऐसे हमेशा होते हैं जिनको आप अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो है तो आपसे बनते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा 11वां प्रश्न जो हमने बताया था आपको कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संघर्षों की स्थिति निर्मित हुई थी मौलिक अधिकार की व्यापकता को लेकर। तो ये आपके पॉलिटी में आ गए हम लोग। दूसरा प्रश्न है कौन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 12वां प्रश्न ये भी आपके पॉलिटी से है, और ये पॉलिटी से कहाँ से है, चुनाव आयुक्त से लेकर के ये प्रश्न है। आपके प्रश्न जो कहाँ से आया है, चुनाव आयुक्त वाले जो पार्ट हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वहां से आया है कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्तों अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक भी होता है। तो क्या नहीं इसमें करना था, तो ये होता है आपका कि यहाँ पे अगर इनके बीच में मतभेद होता है तो कौन इनके बीच में वो नहीं करता, निर्णय नहीं लेता, विधि आयोग। तो विधि आयोग इनके बीच में निर्णय नहीं लेता। तो इस तरीके के जो प्रश्न है आपके निर्वाचन आयोग, जो आपके पॉलिटी में प्रश्न दिए, पॉलिटी में टॉपिक है निर्वाचन आयोग, वहां से ये प्रश्न आया है। इसके बाद हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता है। ये प्रश्न जो है तो काफी टफ था, बहुत सारे लोगों से नहीं बना, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोगों से नहीं बना। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे। ये प्रश्न आया है संशोधन से, लेकिन अब इससे डर करके हम संशोधन को बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे। हम संशोधन को कहां से पढ़ेंगे, जो 105-6 संशोधन है उनको अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें से जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनको हम पढ़ेंगे डीप में, लेकिन इस तरीके से नहीं कि इस प्रश्न को नजर रख करके हम आगे पढ़ें। तो क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा डीप का प्रश्न है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी भी प्रश्न है, तो बनना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने 11, 12, 13 3 प्रश्न जो है तो हमने पॉलिटी से देखे। इसके बाद जो है तो हम चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न जो है ये भी आपके पॉलिटी से है, और ये प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपने इसको सही कर लिया होगा।
इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ है? ये प्रश्न है आपके मध्य प्रदेश का जो सुशासन वाला पार्ट है वहां से कि भैया ये भोपाल में स्थित है। तो ये कहां से है? आपके मध्य प्रदेश के सुशासन वाले पार्ट से है 18वां प्रश्न जो है। इसके बाद हमारा प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। ये प्रश्न कहाँ से आया है? आपके महान्यायवादी, आप देखेंगे आपका पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें जो महान्यायवादी नामक टॉपिक दिया हुआ है वहां से आप ये प्रश्न जो है तो देख सकते हैं, वहां पर प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न जो है आपका 15वां प्रश्न सिलेबस में डायरेक्ट महान्यायवादी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जब प्रश्न देखेंगे लिखा हुआ है वहां पे प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। तो ये क्या है? महान्यायवादी एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। तो संस्था जो होती है वहां से ये प्रश्न आपका पॉलिटी में दिया गया है। तो आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ते हैं, उसकी योग्यता के बारे में आप जब पढ़ते हैं तब आप ये प्रश्न कर पाते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है 19वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कार्य होगा। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत रहा होगा। ये भी कहां से प्रश्न आया है? ये आया है आपके महाधिवक्ता वाले टॉपिक से। महाधिवक्ता कहाँ होते हैं? तो आपके महाधिवक्ता जो है तो आपके राज्य सरकार को क्या देते हैं? सलाह देने का काम। इसके बाद ये देखिए प्रश्न 16वें नंबर का, के एम मुंशी को लेकर के। ये प्रश्न कहां से? आपके संविधान सभा से है। संविधान को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी, उसमें से के एम मुंशी जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, वहां से ये प्रश्न आया है। तो यानी कि संविधान सभा आपका सबसे स्टार्टिंग पहला कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो संविधान सभा ही है। इसके बाद चलते हैं 17वें और 20वें प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले 17वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है? तो क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संघ मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद? तो किसके द्वारा करता है? तो वो मंत्रिपरिषद के द्वारा करता है, यानी कैबिनेट के द्वारा जो उसकी होती है उसके द्वारा करता है। तो ये प्रश्न आपके कहाँ से है? ये राष्ट्रपति से है प्रश्न। राष्ट्रपति की शक्तियों से प्रश्न है। जब आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं उसकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, उसको जब आप पढ़ते हैं तो वहां से। इसके बाद 20वां प्रश्न है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची। ये कहाँ से प्रश्न है? तो पंचायती राज। जब आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा भारत में जो है तो अनुसूचियां, इसको आप दो तरह से जोड़ सकते हैं, तो पंचायत से जोड़ लीजिए या तो आप अनुसूचियों से जोड़ लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा जो प्रश्न सटीक बैठता है वो पंचायतों से बैठता है। तो ये पंचायतों से संबंधित जो आपकी 11वीं अनुसूची में कुछ उसको कार्य दिए गए हैं उसके बारे में बताता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 21वां। अब आ गए हम लोग कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां प्रश्न जो है ज्यादातर आपके जनजातियों से आए हैं। तो जैसे 21वां प्रश्न जो है आपका, भीम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? ये प्रश्न अभी तक MPPSC के द्वारा जो भी दिया गया था न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर विचार चल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो जो है तो लोगों ने वो माने हैं इसके आंसर, बैतूल छिंदवाड़ा और शायद शहडोल और सीधी। तो इस तरीके के जो है तो इस पर विचाराधीन है। ये प्रश्न मेरा भी गलत हो गया था। तो इस तरीके से 21वां प्रश्न जो है तो आपके जनजातियों से आया है। इसके बाद 22वां प्रश्न जो है आपको, मंडवारा त्यौहार मनाया जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है तो टफ माना जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को नहीं पढ़ के गए थे, लेकिन ये प्रश्न आपके कहाँ से आया है? त्योहारों से आया है। और ये जनजातियों के जो त्योहार हैं वहाँ से पूछा गया। जैसे जनजाति जब आप पढ़ते हैं तो वो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, विवाह कौन से होते हैं, नृत्य कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा उनके देवता कौन कौन से, जब आप उसमें पढ़ते हैं तो वहीं पे उनके त्यौहार भी होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको जो है तो टफ थोड़ा प्रश्न रहा होगा, सबसे नहीं बना होगा। तो जनजातियों के दो प्रश्न हमने देखे, दोनों प्रश्न जो है तो थोड़ा टफ हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को बहुत सीरियस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आप जिस तरीके से जनजाति पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे, बशर्ते आप क्या काम करेंगे कि जो बड़ी जनजातियां जैसे गोंड है, बैगा है, इनके हर चीज को आप डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा 4-5 ऐसी जनजातियां जहां से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। गोंड है, बैगा है, भील है, और इसके अलावा आपका कोल है, भारिया है, इनसे प्रश्न जो है तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको आप क्या करेंगे, डीप में पढ़ने का ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारा 26वां प्रश्न अगर हम देखते हो तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये किससे है?
सम्मान से है, यानी कि आदिवासियों के जो पुरस्कार, आदिवासी पुरस्कार है, सम्मान है, उससे संबंधित ये प्रश्न है कि भाई लोक कलाओं के लिए जो देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है उससे प्रश्न। तो ये इसको आप दो जगह से जोड़ सकते हैं, एक आदिवासियों से, एक जो है तो हमारे राष्ट्रीय सम्मान जो मध्य प्रदेश के जो सम्मान है, मध्य प्रदेश के जो आपके पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं, उनसे ये प्रश्न जो है तो मेल खाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 27 में है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है। यहाँ पे बिरहा जो है तो आदिवासी जनजातियों की महिलाओं के द्वारा द्वारा गाया जाता है। ये भी प्रश्न जो है तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, लोग कंफ्यूज थे कि गोंड गाते हैं कि कोल गाते हैं कि भील गाते हैं। ज़्यादातर इसको गोंड जो है तो माना गया है प्रश्न को। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं तो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो यानी कि आपको क्या करना है, जब आप बिरहा पढ़ रहे हैं तो कहाँ कौन सी जनजाति इसको गाती हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है 23वां, महानायक टांटिया मामा का आदिवासी जनजाति से संबंधित किससे संबंधित। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, ये आपसे बन गया होगा, ये जनजातियों से है। इसके बाद 28वां प्रश्न जो है, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये नया पुरस्कार शायद वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है लोगों को। और ये प्रश्न थोड़ा सा हट के आया था क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर लोगों को ध्यान नहीं आ रहा था। हालांकि करंट अफेयर्स में वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार का ये जिक्र है, तो करंट अफेयर्स जो है तो अगर 2023 में कोई पढ़ा रहा होगा तो उसी समय ये पुरस्कार शुरू हुआ था, तो उससे बन गया होगा। हालांकि वैसे ये सामान्यतः थोड़ा प्रश्न डीप से पूछा गया था। इसके बाद 24वां प्रश्न अगर हम देखें तो ये आ गया, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का योगदान। आदिवासी नायकों का क्या योगदान रहा। तो रघुनाथ मंडलोई किससे संबंधित थे, तो जैसे वो भिलाला से संबंधित थे। इस तरीके के प्रश्न जो है तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में ये किसका टॉपिक है, ये स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे आदिवासियों का जो योगदान रहा, यूनिट नंबर 10 में जो आपके आदिवासियों के योगदान है वहां से प्रश्न जो है तो ये आया है। इसके बाद ये प्रश्न आया है आपके 25वां, जनजाति व्यक्तित्व, जो कि यूनिट नंबर 10 में है और मध्य प्रदेश में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश से प्रश्न आया है, ये जनजातियों जो व्यक्तित्व है फेमस वहाँ से। तो यूनिट 10 में आप अगर निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये दिया हुआ है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ते हैं जनजातियों वाला पार्ट यूनिट नंबर 2, तो वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न जो है तो देखने को मिल जाएगा। यूनिट नंबर 2 में अगर आप मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्वों को देखेंगे तो वहाँ ये प्रश्न वहाँ से आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चली थी। तो टांटिया और बिरसा दोनों के नाम से चली हैं योजनाएं कई सारी, और ये जो है तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। जब आप योजनाएं पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि किसके लिए, जैसे महिलाओं के लिए अलग सी योजनाएं हैं, कुछ चिन्हित योजना, जैसे लाडली बहना ये महिलाओं के लिए है ना। कुछ ऐसी योजनाएं जो वृद्धों के लिए, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो SC ST के लिए है। तो इस तरह कुछ योजनाएं ऐसे जो आदिवासियों के लिए है। तो टांटिया और बिरसा दोनों आदिवासी थे और इनके नाम से जो है तो चलाई गई हैं योजनाएं। इसके बाद प्रश्न 30 देखें तो जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या का स्थापना वर्ष, वान्या का विस्थापित की गई। ये प्रश्न अगर आप निर्माण IAS देखेंगे वहाँ पे जनजातियों वाला जो निर्माण IAS का टॉपिक है 10वीं यूनिट, वहाँ ये प्रश्न आपको एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है। इसके क्या काम करती है वान्या प्रकाशन, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, कब से शुरू हुई, ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर आप जब जनजातियों के क्या पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, जनजाति साहित्य, तो वहाँ पर भी जो है तो आपको ये प्रश्न मध्य प्रदेश में अगर आप जनजाति साहित्य पढ़ें जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न मतलब टॉपिक में, तो वहाँ से जो है तो आप इस प्रश्न को भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न हमारा है, ये आ गए हम लोग कहाँ, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आ गए हम लोग, बैंकिंग का जो चैप्टर है, आप इकोनॉमिक्स में बैंकिंग का चैप्टर देखेंगे, सीधा सीधा वहाँ पे बैंकिंग के बारे में जब लिखा हुआ है, हमारा जो यूनिट है मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था यूनिट नंबर 6, वहाँ पे आप देखें तो लिखा है वित्तीय संस्थाएं, जिसमें रिजर्व बैंक लिखा है, वाणिज्य बैंक है, सेबी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो जब आप रिजर्व बैंक पढ़ते हैं तो रिजर्व बैंक में आप देखेंगे कि बैंक काम क्या करता है, बैंक से क्या करता है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू CRR बढ़ाता है, SLR बढ़ाता है, इस तरीके के जो है तो चीज़ें वो करता है। उससे क्या होता है कि बैंकों पे वो कंट्रोल रखा है। तो वहाँ से ये प्रश्न जो है आया है,
हालांकि सब लोग क्या याद करके गए थे कि वर्तमान में एसएलआर की जो है तो क्या परसेंटेज है, तो ये क्या करके गए थे सब लोग कि अभी वर्तमान में कितनी रेट है एसएलआर की, और उसने क्या पूछ लिया यहाँ पे, वहां पे इसने एलआर पूछ लिया कि भैया कितने परसेंट जो है तो इसकी न्यूनतम वो है, मतलब कितने न्यूनतम परसेंट तक इसको रखा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न है हमारा 32 नंबर का। 32 नंबर में कौन सा प्रश्न है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का बाह्य ऋण का अनुपात क्या था। ये भी प्रश्न टफ है थोड़ा, कि मतलब जब 2023 में सकल घरेलू उत्पाद हमारा जो था उसमें पूरे में बाहरी ऋण कितना था, यानी कि जैसे मान लीजिए 10,000 की जीडीपी है हमारी, तो उसमें से 5%, 10% मान लीजिए अगर कि अगर क्या है बाहरी ऋण है तो कितना, तो उस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारी टोटल जीडीपी है उसमें बाहरी ऋण कितना है। इसके अलावा हम प्रश्न 32 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 33 में। 33 प्रश्न है हमारा 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न जो है तो किसी से नहीं बना, बहुत टफ प्रश्न था। यहाँ तक तो इस कोचिंग को भी ढूंढने में ये डाटा बड़ा लंबा समय लग गया, तो आप इस प्रश्न के को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। 10 प्रश्न आपको हर बार ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, और 10 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न जो है तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके ट्रिकी तरीके से उनको करेंगे तो शायद वो सही भी हो सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा पीछे यहाँ पे छोड़ दिया था हमने 35 नंबर का प्रश्न, तो 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्नति योजना एग्री जीआईएस परियोजना किस लिए चलाई गई थी, परियोजना किस लिए है, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके उन्नति योजना यानी कि योजनाओं से संबंधित है, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है। कई बार कुछ योजनाएं ऐसी आती हैं जो कि नहीं बनती हैं, लेकिन इस उन्नति वाली को तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री जीआईएस परियोजना किस लिए है, तो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता। और जब एग्री जीआईएस है, जीआईएस ने ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन जो है उससे संबंधित है, तो स्मार्टफोन खरीदने के लिए तो होगी नहीं। दूसरा क्या है, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। इसके बाद तीसरा इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसका विकल्प है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए। चौथा जो है पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि लास्ट में इसमें लिखा है एक चीज जीआईएस, क्या लिखा है, जीआईएस ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन जो पोजिशनिंग जो होता है जीआईएस आपका, वो किससे संबंधित हो सकता है, ये आपका वो बताता है ना, ड्रोन से सही जगह की क्या करते हैं इमेजरी, उपग्रह इमेजरी, यानी कि उपग्रहों के द्वारा सही डेटा कलेक्ट करना, इस चीज को बताता है। यानी कि जैसे सूखा पड़ गया, आप कितने एरिया में पड़ा है, तो उपग्रहों द्वारा उसकी पूरी इमेज ली जाती है। तो इस तरीके की चीजों के लिए तो आपको यहाँ पे बी ऑब्जेक्टिव जो है आपको सीधा इसको क्या कर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर का हमारा जो प्रश्न है उसमें लिखा है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजना के एकीकरण से उभरा है। अब ये समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा वाला टॉपिक कहाँ है आपका, तो यूनिट नंबर 6 में आप जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, वहां पे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल शब्द लिखा हुआ मिलेगा। वहां पे लिखा है आपको जो शिक्षा नामक टॉपिक लिखा है, वहां से ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो 36 नंबर का प्रश्न आपके मध्य प्रदेश से आया है और शिक्षा वाले टॉपिक से ये प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान बहुत पहले चलाया गया था, माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था, उन सभी चीज़ों को क्या है, सभी को एक कर करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। इसके अलावा हम जो है तो प्रश्न देखेंगे 37। अब हमारा प्रश्न, हमने 33 जो है तो प्रश्न देख लिया है, इसके बाद हम 37 प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, 37 नंबर हमारा प्रश्न है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमानों की स्थिति 2011-12 की कीमतों पर तुलना कर हम पाते हैं। 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमानों की स्थिति 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, तुलना में कम है। तो ये भाई एकदम स्पष्ट दिख रहा है, कम है ना। हालांकि ये प्रश्न जो है आपकी इकोनॉमिक्स से आया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, स्थान क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, वहां से ये प्रश्न कहाँ से आया है, यूनिट नंबर 6 का जो आपका पहला ही टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, वहां से ये प्रश्न जो है तो आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये रहा आपका यूनिट नंबर 6 से ही प्रश्न आपका सीधा देखेंगे, G20 लिखा हुआ है, अंतिम टॉपिक जो है यूनिट नंबर 6 भारत की विदेश व्यापार नीति, G20 एवं सार्क आसियान, वहां से ये प्रश्न जो है तो आपको पूछा गया है। ये प्रश्न ज्यादातर लोगों से बन गया होगा क्योंकि ये टॉपिक सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे और
प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न जो है तो कहाँ से आया है, ये है आपका मध्य प्रदेश का जो एक जिला एक उत्पाद और जीआई टैग वाला पार्ट है वहाँ से। तो ये आपसे बन गया होगा, चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो आशा है कि आप लगाए होंगे बालाघाट। इसके अलावा 41 प्रश्न जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रीय भाग कौन सा है। अब यहाँ पे लोगों को ध्यान नहीं आ रहा था, सबको लग रहा था कि भाई डायरेक्टरीज प्रोग्राम होगा या कर्नल होगा या कमांड सेल होगी, क्या हो सकता है। तो किसी ने कर्नल लगाया, किसी ने कमांड सेल लगाया, किसी ने ये प्रश्न को मतलब सही तरीके से नहीं कर पाया, किसी का सही हो गया किसी का गलत। तो आप इस प्रश्न को जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया हुआ है कंप्यूटर में ना, वहां से ये प्रश्न आया है। और यूनिक्स क्या है, यूनिक्स लिनक्स ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगली बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ें तो उसको और डीप में पढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो है तो डीप में पूछा गया है। और अगर सिंपल पूछ लेगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डीप में पढ़े रहेंगे तो अगर डीप से पूछता है तब भी आपसे बन सकता है। इसके बाद प्रश्न हमारा है 39। यहाँ पे क्या है कि अनूठे उत्पादों के लिए मिलाना है, कि यानी कि जैसे अशोकनगर में क्या उत्पाद होता है, अशोकनगर में जैसे कि चंदेरी साड़ियाँ हैं तो वहाँ से हो गया, खरगोन में क्या होता है तो महेश्वरी साड़ियाँ हो गई। तो इस तरीके के जो है तो प्रश्न यहाँ पे आपको देखने हैं। ये केला हो गया तो बुरहानपुर में है। तो ये 39 का प्रश्न जो है तो आपके मध्य प्रदेश में एक जिले एक उत्पाद से आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद आगे चलते हैं और हम देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न क्या है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है तो जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हुआ था और बहुत सारे लोग हुए, किसी ने स्पैमिंग लगा दिया, किसी ने फिशिंग लगा दिया। मुझे लगा कि भाई भ्रामक ईमेल आता है वो स्पैम हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा फिशिंग होगा। तो इस तरीके के जो है, हालांकि ये प्रश्न जो है तो अब भी कोर्ट में इस पे विवाद चल रहा है, यानी कि विचाराधीन है। इसके बाद 40वां जो प्रश्न है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज। ये प्रश्न आपका जो है तो सतत विकास लक्ष्यों से आया हुआ है। भारत के संदर्भ में है ये प्रश्न, जो आपका सतत विकास लक्ष्य है ना, जहाँ पे आपको आकांक्षी, अग्रणी, इस तरीके के चीज़ों को जो है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है हमारा 43, कुर्टली क्या है। ये एक सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है, इंटरनेट फोरम है। ये भी प्रश्न जो है तो लोगों से नहीं बना, लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है तो इसको लगाया था। हालांकि ये प्रश्न जो है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से आया हुआ है, वहाँ से प्रश्न जो सॉरी ये प्रश्न जो है आपका तो ये प्रश्न आपका सोशल नेटवर्किंग साइट या सर्च इंजन लोगों को लगा तो उन्होंने से लगाया। ये प्रश्न आपके जो है तो यूनिट नंबर जो आपका 9 है वहाँ से आई है, प्रश्न आपकी यूनिट नंबर 9 से आया हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न हमारा 44, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 9 से है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 है, उन पेशेवरों या व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो व्यावसायिक लोगों के लिए कौन सी होती है, तो लिंक्डइन होता है। आपका जो प्रश्न है यहाँ पे 47 लिंक्डइन इसके लिए सही उत्तर है। और यहाँ पे है जो आपका प्रश्न है, ट्यूरिंग टेस्ट जो है तो उसे इमिटेशन गेम के रूप में पहले जानते थे। ये प्रश्न आपके यूनिट नंबर 9 से आ रहे हैं। इसके अलावा 45 का जो प्रश्न है आपका, ये आया आपका कहाँ से, सोशल नेटवर्किंग साइट से। इसके पहले वाला जो प्रश्न था ये आपका 47 भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से आया है, और 45 भी सोशल नेटवर्किंग साइट से आया हुआ प्रश्न है। दो प्रश्न आपको सोशल नेटवर्किंग साइट से यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये 48 नंबर का प्रश्न जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आया है, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 48 के बाद हम चलते हैं 46, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो जब आप यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 9 में आप जब लास्ट का ई गवर्नेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देख पाएंगे कि कौन कौन से सही वो होते हैं, जैसे कि लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, सरकार, कौन सा इसमें से सही होगा। इसके अलावा जो है तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है 46 के बाद 49 प्रश्न देख लेते हैं कहाँ से आया है। तो 49 प्रश्न है आपका MPEG का अर्थ है। तो MPEG का अर्थ ये आपका कंप्यूटर से प्रश्न आया है, फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। कंप्यूटर जो सबसे ऊपर ही यूनिट 9 नंबर का कंप्यूटर की आधारभूत ज्ञान है, वहाँ से ये प्रश्न जो है तो आप परीक्षा मंथन की बुक है उसमें लास्ट में देखेंगे बहुत सारे वर्ड का क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म का उनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, वहाँ से ये प्रश्न आपको मिल सकता है।
इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 50। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका जो डी ऑप्शन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये वाला इसका सही आंसर है। ये आपके जो प्रश्न है तो आया है संचार प्रौद्योगिकी से, जहां पे WW पढ़ते हैं हम लोग, माने वर्ल्ड वाइड वेब, वहां से ये प्रश्न है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं 51 में है 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान रहा? तो कहाँ 2021-22 में कहाँ रहा? प्रथम रहा, द्वितीय रहा, तृतीय रहा, कौन सा रहा? तो जैसे कि प्रथम रहा, तो वो ये प्रश्न आपसे कहाँ से आया है? कृषि से आया है, मध्य प्रदेश का कृषि। और मैं आपको जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे मेरे स्ट्रेटेजी की, उसमें ये रहा होगा कि आपको जब भी कृषि पढ़ें आपको लेटेस्ट डाटा पढ़ना है। लेटेस्ट डाटा आपको पढ़ना जरूरी है। कृषि के साथ साथ जब आप खनिज पढ़ें तो खनिज में भी आपको क्या करना है? लेटेस्ट डाटा पे फोकस करना है। इसके बाद हमारा 54 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा। ये प्रश्न आपके जो है तो जलवायु वाले पार्ट में वर्षा से आया हुआ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो मानसून की अरब सागर की शाखा से, मानसून की बंगाल की खाड़ी से लौटते हुए मानसून चक्रवातों से। तो इस तरीके के प्रश्न जो है तो वहां से आया हुआ है। इसके बाद आगे का प्रश्न क्या है हमारा? आगे का है 52 प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद 55 देखेंगे। 52 प्रश्न हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश में किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो ये प्रश्न आपको देवास में हुआ था। और ये सोयाबीन, जब हम कृषि पढ़ते हैं उसमें फसलों का एक एक फसल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गेहूं के बारे में पढ़ते हैं, चावल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सोयाबीन के बारे में पढ़ते हैं। तो सोयाबीन का उत्पादन कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये भी वहाँ पे दिया हो। आकार IAS की नोट्स अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद 55 प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? सब जानते हैं, जग जाहिर है, बेसाल चट्टान से हुआ है। अगर किसी से नहीं बना होगा तो उसको MPPSC की तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर प्रश्न नंबर बार बार आर्टिकल आ रहा है दिमाग में। तो 53 जो है हमारा, रॉक फॉस्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उर्वरक में किया जाता है, सब लोग जानते हैं। ये जब आप क्या पढ़ेंगे? खनिज पढ़ेंगे, खनिजों में उनका उपयोग कहाँ होता है ये पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 56 बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये प्रश्न जो है तो आपसे बन जाना चाहिए कि क्योंकि ये कहाँ से आया है? वनों से आया है। वन का जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि तेंदूपत्ता की राष्ट्रीयकरण की नीति, बांस का राष्ट्रीयकरण, बांस क्लस्टर का विस्थापित हुआ, कहाँ हुआ, इस तरीके के प्रश्न जो है तो वहाँ से आते हैं। तो वहाँ से ये प्रश्न आपका वन वाले टॉपिक से आया है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न आए हुए हैं सभी ये भूगोल का है। यानी कि यूनिट नंबर जो है आपका मध्य प्रदेश का जो 4 है, मध्य प्रदेश का भूगोल, वहाँ से पहला ही टॉपिक है वनोपज, वहाँ से ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और रॉक फॉस्फेट जो है मध्य प्रदेश के, जब खनिज पढ़ते हैं आप भूगोल वाले पार्ट में, वहां से ये प्रश्न आपको खनिज संसाधन से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 57 पर प्रश्न है, विंध्यान स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? विंध्यन स्कार्पलैंड यानी विंध्यन जो पर्वत है उसके दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? अमरकंटक पठार, मैकाल पर्वत, भांडेर, बस्तर। तो ये कहाँ से आया है? मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक आकार की है वहां से ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के भूगोल का प्रश्न है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि उद्योगों से पहला प्रश्न यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के उद्योग से देखने को मिल रहा है कि भोपाल की स्थापना, मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल BHEL जो है, भेल जो है, उसकी स्थापना भोपाल में हुई थी। तो कब हुई थी, किसकी सहायता से हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। नेहरू जी ने 1953 में शायद इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? ये प्रश्न बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे, शायद बंकिम चटर्जी इसके लेखक हैं। तो ये प्रश्न जो है तो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज किया, क्योंकि ये बहुत रेयर में इतनी कठिन रचना पूछी गई थी। लेकिन ये प्रश्न कहाँ से? साहित्यकारों से है। इसके बाद हम चलते हैं 59 की ओर। 59 हमारा प्रश्न क्या है? 2021 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये प्रश्न सबसे ही बन गया होगा कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? भोपाल में है। इसके अलावा 2011 में है ना, 2011 में नगरीय जनसंख्या कहाँ से? अब सब लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर पहला ही प्रश्न इंदौर लगा दिए होंगे, लेकिन 2011 की जनगणना में भोपाल है तो भोपाल होगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं प्रश्न अपना 62, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो किसने बनाया था? ये प्रश्न जो है तो आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाया था जहाँ तक है।
तो इस तरीके से क्या है कि ये प्रश्न आपके कहाँ से आया है, सामाजिक सुधार आंदोलन, जो सामाजिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय ने जो तो इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, वहीं से ये प्रश्न जो है तो आप देखेंगे आगे चल के आपका जो है तो ब्रह्म समाज तीन, पहले एक पार्ट में डिवाइड होता है, फिर से दूसरा, फिर तीसरा। तो इसी में क्या होता है, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है तो राजा केशव चंद्र सेन को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। हालांकि बाद में जो है तो ये हट के अपनी नई ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। तो ये प्रश्न आपके कहाँ से आया है, इतिहास के सामाजिक सुधार आंदोलन से। इसके बाद हमारा प्रश्न है 63, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ये बहुत सारे लोगों से प्रश्न नहीं बना, मुझसे भी ये प्रश्न नहीं बना, तो यानी कि ये प्रश्न जो है तो थोड़ा टफ था, क्योंकि डीप में हम लोग सब खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, किसने इसका नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, किसने नेतृत्व किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ चला, किसने नेतृत्व किया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, ये पढ़ा। पर ये वेल्स के राजकुमार वाला थोड़ा सा जो है तो लोगों से ध्यान नहीं आ रहा था कि हालांकि ये पढ़ा हुआ है वेल्स के राजकुमार की भारत की यात्रा, पर कंफ्यूज हो रहे थे लोग। तो 63 प्रश्न जो है आपके, तो ये आंदोलन से है, जो स्वतंत्रता आंदोलन प्रश्न दिया हुआ है, टॉपिक आपका जो दिया हुआ है भारत के इतिहास में, जहाँ पे आपके लिखे हुए हैं स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो लास्ट का मतलब कि आप लास्ट में देखेंगे यूनिट 1, वहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें से प्रश्न आया है। इसके बाद 64 जो हमारा प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग के राज्य से संबंधित होता। तो प्रदेष्टा क्या करता था, न्याय करता था, सैन्य था, आर्थिक विभाग था, राजस्व था, तो ये न्याय विभाग का काम करता था। तो अब बहुत सारे लोगों को ये ना लग गया हो कि भाई वो राजस्व विभाग का रहा होगा या सैन्य विभाग का ना रहा हो, है ना। तो इस तरीके, ये प्रश्न कहाँ से आया है, प्राचीन काल में, जो आपके प्राचीन काल का वो है प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं आप देखेंगे। दूसरा टॉपिक जो है भारत के इतिहास का यूनिट नंबर 1 का, वहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था शब्द लिखा हुआ है ना, वहीं से ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो जब आप पढ़ेंगे तो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों व्यवस्थाएं आपको क्या करनी है, पढ़नी है। और वैसे भी प्राचीन काल में आपको 4-5 टॉपिक ही महत्वपूर्ण है, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, मौर्यकालीन, और इसके अलावा मौर्यकालीन से अगर आप आगे चले तो आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, सातवाहन पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में आप थोड़ा अशोक को पढ़ेंगे, मौर्य काल में अशोक को पढ़ना जरूरी है, सातवाहन पढ़ेंगे आप, कनिष्क को पढ़ेंगे आप। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद 60 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। बाणसागर में है, भांडेर में है, राजघाट में, सरदार। तो बाणसागर में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा छत्तीसगढ़। इसके बाद 65 प्रश्न है, के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा था वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। ये प्रश्न मुझसे भी नहीं बना था, हालांकि ये गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा गया था, है ना। तो ये प्रश्न कहाँ से है आपके, सामाजिक सुधार आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक सामाजिक सुधारक थे, वहाँ से ये प्रश्न जो है तो आपको देखने को मिल सकता है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में जब आप देखेंगे लिखा है धार्मिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में। बाद जो है तो 66 प्रश्न पे चलते हैं। 66 प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति। ये प्रश्न भी आपके जो नया सिलेबस यूनिट नंबर 1 में जुड़ा है, वेद से प्रश्न आया है। हमने एक वो बनाया है, वीडियो बनाया है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख लेंगे। वहाँ पे हमने बताया है कि वेद जब आप पढ़ें तो उसमें क्या है, उसको डीप में पढ़ना है आपको कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ से ये प्रश्न जो है तो आपका आया है, अथर्ववेद का ये टॉपिक है, मतलब अथर्ववेद इसका आंसर होगा। इसके बाद 71 प्रश्न को देखें तो यहाँ पे क्या है, कुछ नदियाँ हैं जिनको मिलाना है। ये है भारत की नदियों से प्रश्न आया है। हर बार भारत की नदियों से एक प्रश्न आता है और आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत शामिल करके पढ़ना है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है। ये लोगों से प्रश्न नहीं बना क्योंकि बहुत टफ प्रश्न था, लोगों ने अंदाजा बस जो है तो गायत्री को हटा दिया। और इसके अलावा इन दोनों में जो है तो लोग कंफ्यूज हो क्या हो सकता है, तो मैं भी कंफ्यूज था। इसके अलावा प्रश्न हम अगर देखें आगे तो ये प्रश्न है जो 67 आपके यूनिट नंबर 1 से ही आया हुआ है, जो नया सिलेबस जुड़ा है। इसके बाद 68 प्रश्न पे चलते हैं। 68 प्रश्न में क्या है, गुहा मंदिरों की सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है, कन्हेरी कहाँ है। तो ये आपके प्रश्न कहाँ से आया है, जो आपका मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विरासत है ना, जिसमें साहित्य है, पर्व है, उत्सव है, कला प्रारूप है। तो आपके सांस्कृतिक विरासत से ये प्रश्न यूनिट नंबर 1 से प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा।
72 प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों में देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त है। ये प्रश्न आ गया आपके जियोग्राफी के खनिज से। जियोग्राफी के खनिज से ये प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जियोग्राफी का खनिज जो है तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज़ पर कि 50 मैं ऐसे आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आपको प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आप उन 50 टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो यानी कि आप 50 नंबर तैयार करके बैठे। ठीक, इसके बाद 69वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से वेद सबसे अधिक प्राचीन है। ये कितना बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये तो आपके 8th क्लास के एनसीईआरटी पढ़े आप, वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम लोग आगे चलते हैं और 70 नंबर का प्रश्न अष्टांग योग। अष्टांग योग भी कहाँ से आया है ये प्रश्न आपके, तो ये प्रश्न जो है अष्टांग योग आपको देखने को मिल सकता है, जो आपका, हालांकि ये मेंस में अष्टांग योग नामक टॉपिक है, लेकिन इसको प्री में उन्होंने पूछा है, जो आपका पुरुषार्थ ऋण संस्कार वाला ये षट दर्शन जो है ना, तो वहां से इस वाले टॉपिक्स को उन्होंने किसी तरीके से कनेक्ट करके ये प्रश्न पूछ दिया है। हालांकि डायरेक्ट ये प्रश्न आपको देखने को जो है तो नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 73 नंबर के प्रश्न पे। ये क्या है, 2021 में 22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा। तो दालों के उत्पादन में कौन रहा, तो हमेशा से राजस्थान ही आता जा रहा है, तो राजस्थान जो है तो उत्पादन में प्रथम रहा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपके कहाँ से है, मध्य प्रदेश के कृषि, भारत के कृषि से है। कृषि में जो मैंने हर बार बताया है कि आपको इकोनॉमिक्स डाटा जो आता है उसमें उत्पादन से संबंधित जो डाटा होता है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं 74 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। अब ये कहाँ से है, जियोग्राफी के आपके खनिज से प्रश्न है। जियोग्राफी के खनिज से हमने यहाँ पे 2 प्रश्न देखे, अभी कोयले का निक्षेप देखा था, अभी बॉक्साइट। तो आपको क्या करना है, इसको रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में कि नहीं, आप लोग इसको डीप से डीप पढ़ के जाएं, छोड़े कुछ भी नहीं इसका। इसके बाद ये देखिए कुछ नया इसमें जो जुड़ा था जियोग्राफी में, वहाँ से प्रश्न आया है, कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तौफे था, अम्फान था, मिचौंग था, फानी था, कौन सा था। तो जिन लोगों ने डीप में पढ़ा होगा उनसे ये प्रश्न बन गया होगा। मैंने शुभम गुप्ता सर की पीडीएफ नोट्स जो है तो उसका फोटो कॉपी करवा के पढ़ा था, उसमें ये जो है तो दिया हुआ है। तो आप वहाँ अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने कोई और बुक पढ़ी होगी, वहाँ से अगर आपने टेबल पढ़ा होगा तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। ये आप स्पीडी जो करंट अफेयर्स है ना, वहाँ पर भी ये दिया हुआ था कि चक्रवात की सूची बनाई हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्रश्न नंबर 75। हमारा प्रश्न नंबर 75 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एल नीनो, ये आपका प्रश्न कहाँ से आया है, एल नीनो ला नीनो, जो आपका मध्य प्रदेश में जियोग्राफी, जो भारत का जियोग्राफी जुड़ा है, आपका दूसरा ही टॉपिक है, मतलब भूगोल का यूनिट नंबर 3 का दूसरा जो टॉपिक है, जलवायु घटनाएं, एल नीनो ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, यहाँ से ये प्रश्न जो है तो आपको पूछा गया है। ठीक, इसके बाद 79 प्रश्न अगर हम देखें तो 79 प्रश्न है चोटियों से, पर्वत पठार, मध्य प्रदेश की चोटी, ये भी मध्य प्रदेश नहीं, भारत के चोटियों से आया हुआ है। तो भारत के कहाँ से आए ये प्रश्न, जो पर्वत पठार, पहला ही टॉपिक है, पर्वत पठार, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, जो वहाँ से पर्वत चोटियों से प्रश्न जो है तो आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने थोड़ा टफ करने के लिए इसको कहाँ से पूछ लिया है, इसको पूछ दिया है उन्होंने साउथ की चोटियों से, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग हिमालय के आसपास के पर्वत की चोटी पढ़ते हैं, उत्तर भारत के कुछ पर्वत पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको भी पढ़ना है। इसके बाद हम लोग 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से 2021 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा। अब ये रहा कहाँ से, कृषि से। 2 प्रश्न हमने कहाँ से देखे थे, अभी जियोग्राफी में खनिज से देखे थे, फिर ये 2 प्रश्न कहाँ से आए, पहले टॉपिक से, जो मतलब जो हमारा दूसरा टॉपिक है जलवायु घटनाएं, ये रहा, और ये प्रश्न आपके पर्वत पहाड़ियों से रहा। और ये प्रश्न कहाँ से आया है, आपके खनिज से, कृषि से आया हुआ है कि भाई 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का हमेशा कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक होता है, तो पश्चिम बंगाल जो है तो सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरेगा। ये देखिए आप 76 में डी ऑप्शन जो है तो पश्चिम बंगाल है। ये सरल प्रश्न था। इसके बाद प्रश्न नंबर 77, कौन सा, 77 लिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है।
कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, सोन। अब इन्होंने फंसाने के लिए आपको जो है तो इस तरीके का प्रश्न दिया, तो आपको ध्यान देना है, ना तो कावेरी सबसे बड़ी है, ना तो ताप्ती है, ना तो सोन। सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर नर्मदा की है। इनकी सबकी 700 850 की लगभग लंबाई है। ताप्ती की 580 780 है, 580 के लगभग है। और सोन की 700-800 के लगभग है। तो इस तरीके के जो है 13-12 नर्मदा की सबसे सर्वाधिक लंबाई है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नदियों को पढ़ते टाइम अच्छे डीप से पढ़ना है ना। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों से भी एक प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न रहा भारत की नदियों से भी एक प्रश्न। तो नदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है जनगणना। 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित के कौन से राज्य जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम रहा? 2021 में किसका जनसंख्या? तो आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में 17 लोग अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न इस बार पूछा, और पिछली बार उसने थोड़ा डीप पूछा था। इसके बाद 70 इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं 81 प्रश्न। 81 प्रश्न जो है फिर ये मध्य प्रदेश से आ गया, रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना। योजनाओं से आपने देखा होगा 3-4 प्रश्न इस बार देखने को मिले हैं। तो योजनाओं को आप क्या करेंगे, टारगेट मिलेंगे इस बार, गेयर में लीजिए और योजनाओं को अच्छे से पढ़िए। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मध्य प्रदेश में मिलेट के लिए है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, यह योजना 23, 24, 25, 26 तक की अवधि के लिए है। तो इसमें से बताना था कि कौन, मतलब जो 3 विकल्प दिए हैं कौन से सही है कौन से नहीं। इसमें सभी सही है, इसके 1 2 3 तीनों। इसके बाद हम लोग 84 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? अब देखिए ये जो प्रश्न है, इस साल इनमें से उनको क्या मिला है, आपका पद्मश्री मिला था, वहां से ये प्रश्न जो है पुरस्कार से आया हुआ है। और अगर आप तथ्यवान की किताब अगर आपके पास हो करंट अफेयर्स की, वहां पे आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा पहला जो कवर पेज है ना, वहीं पे इनका फोटो बना हुआ है पारंपरिक माच गायन से जो जुड़े हुए हैं। तो वहां से ये प्रश्न जो है तो आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद 85 प्रश्न को हम देख लेते हैं। 85 हमारा कौन सा क्या प्रश्न है? 85 नंबर का प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्त करता है। तो किसने प्राप्त किया? तो देखिए प्रश्न तभी आता है एमपीपीएससी में जब वो किसी भारत के व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, और इसमें आप 4 नाम है, चारों में से सिर्फ एक ही नाम आपको भारत का लग रहा है, बाकी सभी विदेशी लग रहे हैं। तो आप बेझिझक भारत का नाम लगाएंगे, भारत के किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो ये आपका प्रश्न जो है तो ना भी बनता रहा होगा तब से आपसे बन गया होगा। ठीक, 82 प्रश्न अगर हम बात करें तो 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्यसभा 12वें सदस्य के रूप में? तो सुधा मूर्ति थी, सबको पता है। और कुछ को ना पता रहा होगा तो अब मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ। तो ये प्रश्न कहाँ से आया है? 82 प्रश्न, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसके बाद 86 नंबर का प्रश्न अगर हम देखें तो 86 नंबर का हमारा प्रश्न है, 2024 में FIDI कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो डी गुकेश थे, विश्वनाथ आनंद थे, गैरी कास्पारोव थे। तो गैरी कास्पारोव तो बड़े पुराने भाई, हमने तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं। विश्वानंद भी बड़े पुराने हैं। डिग लेरेन हमारे देश के हैं ही नहीं। तो हम किसको जानते हैं ले दे के? डी गुकेश को। तो हम किसको लगाएंगे? डी गुकेश को यहाँ पे प्रश्न लगाएंगे। तो कई बार आपको क्या करना है कि प्रश्न के प्रारूप को देख करके आपको समझना है कि इसका सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पे आप 3 ऑब्जेक्टिव को ऑटोमेटिक क्या इलिमिनेट कर सकते हैं, और डी गुकेश को यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो ये भी चीजें हमें क्या करना है कि देखना है। इसके बाद हम प्रश्न अपना 83 पे चलते हैं। 83 हमारा प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पैरा कैनो खिलाड़ी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो प्राची यादव जो है आपकी पैरा कैनो खिलाड़ी थी, उनको दिया गया है। तो ये प्रश्न कहाँ से है? मध्य प्रदेश के जो अवार्ड मिलते हैं खेल से। अब देखिए खेल तो उन्होंने शामिल नहीं किया, हटा दिया है, लेकिन इसको उन्होंने खेल से नहीं बल्कि अवार्ड से यानी कि सम्मान से प्रश्न जो है तो पुरस्कारों से इसको पूछा है उन्होंने। ठीक, इसके बाद 87 नंबर, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये जबलपुर में है, जगजाहिर है ना। बहुत सारे लोगों को अगर करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का पढ़ा होगा आपने तो वहां से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 88 में क्या है? निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि भाई पिनाकी को किया गया कि न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खालविलकर? तो पिनाकी चंद्र पहले थे, अजय माणिकराव खालविलकर को नया जो है तो चुना गया है। इसके बाद 91 प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न जो है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, राजा मर्दन सिंह, राजा दौलत सिंह में लोग कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए ये प्रश्न बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाया।
ठीक, मुझसे भी नहीं बना था ये प्रश्न, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कौन से क्षेत्र से वो युद्ध लड़े और उनका कहाँ कहाँ योगदान रहा, उनके नाम, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर बनेगा। 89 प्रश्न की बात करें तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी सब जानते हैं कि कहाँ लगाई गई, उज्जैन में। बहुत सिंपल प्रश्न। 92 की बात करें तो नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण, मनुस्मृति, वराहमिहिर, अग्नि पुराण। तो हमें सबसे ये प्रश्न जो है तो आपके इतिहास के पहले वाले टॉपिक से जो आया है, यानी कि यूनिट 1 से आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ या लिखे हुए हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले नर्मदा नदी का जो है तो उल्लेख हमें मिलता है। कई बार ब्राह्मणमिहिर संहिता के भी लोग बताते हैं, पर जो प्रश्न सही उत्तर है वो शतपथ ब्राह्मण है। इसके बाद 90 नंबर का प्रश्न हम देखें तो 90 नंबर में है, जनवरी मार्च 2024 में भारत को इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजयी रहा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाने की बात है। अगर आपको नहीं याद है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जिसमें भारत की वाहवाही हो, भारत जीता हो, और क्या किया हो, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से जीता हो। तो यहाँ पे आप देखें भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस विकल्प में किया है। भारत 3-2 से जीता, भारत 4-1 से जीता, इंग्लैंड 3-2 से। इंग्लैंड तो इंग्लैंड वाले तो होंगे नहीं, तो ये कौन सा होगा इसमें से, भारत वाला, यानी कि भारत 4-1 से जीता। क्योंकि भारत की अच्छाई को भी पूछेंगे, बुराई प्रश्न जो है तो नहीं पूछा जाता, खराब प्रश्न, निगेटिव चीजें नहीं पूछी जाती। इसके बाद 93 देखें, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराहमिहिर का जन्म स्थल कहा जाता है। तो बराहमिहिर का जन्म स्थल कौन सा है, कायथा है कि नावदा, टोली, इंद्रगढ़। तो इसमें जो है तो कायथा है उनका जन्म स्थल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद 94 प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। ये प्रश्न आ गया है आपके कहाँ से, ये प्रश्न है आपके आया है जो है तो आपके अभ्यारण्य से, है ना। मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्य है उनसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे इसमें क्या बताना था, गलत युग में बताना था आपको, है ना। जैसे घाटी गांव जो है इंदौर पूछा, जबकि ये घाटी गांव ग्वालियर में है ना। कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के 10 पूर्व अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इस अभिलेख में रेशम बुनकर, ये आपका प्रश्न जो है तो मध्य प्रदेश से आया है। कहाँ से आया हुआ है, मध्य प्रदेश से प्रश्न जो है तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक, ये जो आपका गुप्त वंश है ना मध्य प्रदेश में, उसके कहाँ कहाँ पे 10 क्योंकि मंदसौर को कहा जाता है, और गुप्त वंश मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ रहा, उसने क्या क्या चीज़ें की, कौन कौन से अभिलेख मिले, वो यहाँ से प्रश्न है। इसके बाद 95 जो हमारा प्रश्न है, शंकर पंडित राव। ये प्रश्न मैंने बड़ी मूर्खतापूर्वक गलत किया था, मैंने सितार वादन लगा दिया था, जबकि वो ख्याल गायकी से जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों ने सितार वादन लगाया होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। इसके बाद तो 95 हो गया। 96 है, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। तो मैंने तो शायद ठोठिया लगा दिया था, कड़गरिया है इसका, है ना। कोहबर क्या है, कोहबर वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। हमारे यहाँ हर जगह क्या बनाया था, घर में बनाया जाता है, किसी दीवार में उत्तर साइड, मतलब इसका जो होता है तो मुख बनाया जाता है पूरब या उत्तर साइड। जब नए नए जोड़े आते हैं विवाह के बाद, तो यहाँ पे कुछ वो पूजा पाठ होता है कोहबर के पास। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है 97वां प्रश्न क्या है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। ये ज़्यादातर लोगों से बन गया होगा, अगर किन्हीं ने मध्य प्रदेश का क्या पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के जो है तो तीर्थ स्थल जो है आपके पर्यटन स्थल पढ़े होंगे, पर्यटन स्थल में तीर्थ पर्यटन स्थल जो है उनको पढ़ा होगा, तो वो बन गया होगा आपके, यानी कि जो दैविक पर्यटन स्थल हैं जहाँ किसी देवता देवी से जुड़े हुए, उन पर्यटन स्थल को जो है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा 100 प्रश्न है, यशोवर्मन के सौदनी अभिलेख के रचयिता कौन है। तो कवि वासुल हैं, कक्क हैं, रवि कीर्ति। तो मैंने क्या किया था, रवि कीर्ति लगा दिए थे, शायद इसके वासुल हैं, है ना, कवि वासुल हैं इसके। हाँ, तो यहाँ से हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्रश्न आए हैं सब क्या हैं, 10 प्रश्नों को अगर आप छोड़ दें तो 90 प्रश्न ऐसे हैं जो कि टॉपिक को टच करते हुए प्रश्न आए हैं, जहां से आपको बन जाने चाहिए। अब 90 में से आप 10 प्रश्न और छोड़ दीजिए तो 80 प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे बनने चाहिए। 20 प्रश्नों में आप 4-5 प्रश्नों को तुक्का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 85 नंबर आप जो है तो ला सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ध्यान देना है जहां से प्रश्न जो है तो लगातार आ रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश का वन, मध्य प्रदेश का जलवायु, मध्य प्रदेश की मिट्टी, नदी। ये टॉपिक्स हर बार आपको 5 से 7 प्रश्न जो है यहाँ से मिल जाता है। ऐसे ही भारत के भूगोल में, और मध्य प्रदेश में एक और चीज़ जनसंख्या, है ना। इसी तरीके भारत के भूगोल में जनसंख्या, खनिज, कृषि, उद्योग, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इसको आप हमेशा क्या करें, तैयार करके जाएं।
संविधान में संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, यहां से तैयार करके, और संवैधानिक संशोधन, ये तैयार करके जाएं, आपको 5 प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। अब भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप इसमें कुछ पढ़े ना पढ़े, बैंकिंग सिस्टम जरूर पढ़ के चले जाइए, और जो नया अभी 3 टॉपिक G20 सार्क और एशियन, इनको पढ़ के चले जाइए, यहां से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ें आप? प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो है तो वेद पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें। इसके अलावा जो है तो आप आगे आके 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ लें, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण, इतना पढ़ लें। 5 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। भारत की, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो है तो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पढ़ लीजिए आप, और पर्यटन स्थल पढ़ लीजिए आप, और सांस्कृतिक परिदृश्य में नाच और नृत्य वगैरह, त्योहार ये कहाँ मनाए जाते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप। तो इस तरीके से क्या करना है, जनजातियों में आप जो 5 महत्वपूर्ण, कोल, बैगा, भील, गोंड, सहरिया, भारिया, ये प्रमुख जनजाति, इनसे पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके आप जो है तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ करके आप पेपर को अच्छे से 70 से 80 नंबर आप अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। 20 नंबर आप छोड़ के चले जाइए, उसमें से 5 प्रश्न आप जो है तो अपने अनुभव के आधार पर कर लेंगे। तो इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।